हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी चल रहा हम लोग का नाइन्थ लेक्चर जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो एवोगाड्रोस लॉ देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो। तो देखो एवोगाड्रोस लॉ में ना सबसे पहले स्टेटमेंट से पहले मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम लोग वही कंटेनर लेंगे, गैस डालेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलो मान लो कि मेरे पास 2 कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास कितना कंटेनर है भाई? 2 कंटेनर। मेरे पास कितना कंटेनर है भाई? 2 कंटेनर। और ये ध्यान में रखना है कि दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। और अगर दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है और मैंने दोनों में गैस डाला हुआ है, इसमें भी गैस, इसमें भी गैस, और ये ध्यान में रखना है कि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो गैस यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा कंटेनर में, उतना ही प्रेशर यहाँ का गैस भी कंटेनर में क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, और ये होगा तो क्या हो जाएगा, और एक चीज़, टेम्परेचर भी सेम। अगर ये तीनों कंडीशन सेम हो, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हो, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोथ द कंटेनर contain equal number of molecules। क्या मेरा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको? 2 कंटेनर लेंगे, दोनों का वॉल्यूम भी सेम। 2 कंटेनर लेंगे और जिस कंटेनर के अंदर, दोनों कंटेनर के अंदर गैस डालेंगे और देखेंगे कि दोनों में प्रेशर बराबर होगा और इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम। तब हम ये बोल सकते हैं कि बोथ द कंटेनर के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब अगर यहाँ पर गैस ए है और यहाँ पर गैस बी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू बी का मॉलिक्यूल्स। तो यही है एवोगाड्रोस लॉ, बस खत्म। समझ में आया? तो अब इसी को ड्राइंग बनाओ, ये बोल कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग बनाओ, और इसी को हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख देंगे तो अपना स्टेटमेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो बनाओ। मिटा दे, सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो लिखो, एट सेम कंडीशन, मतलब इन दोनों का कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम। किस टाइप का? एट सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने बोला था ना, इसका प्रेशर P होगा तो इसका भी P, इसका टेम्परेचर T होगा तो इसका भी T। एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एट इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो, कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? देखो, प्रेशर भी सेम होना चाहिए, कंडीशन प्रेशर, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ इक्वल है, कौन कौन? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो हम बोल सकते हैं कि कंटेनर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही ये तुम्हारा एवोगाड्रोस लॉ। इसको रट लो भाई। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सेम है तो अमाउंट ऑफ द गैस भी सेम होगा। अमाउंट ऑफ द गैस बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस भी सेम होगा दोनों कंटेनर में। इसमें अगर ए मॉलिक्यूल्स है, ए का मॉलिक्यूल्स, इसमें बी का मॉलिक्यूल्स, दोनों बराबर। क्या क्या सेम होना चाहिए? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल कंडीशन सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस। मतलब अमाउंट ऑफ द गैस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इस टाइप का। और कौन दो कांस्टेंट होना चाहिए? प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? अरे भाई वही बात है, बार बार वही बात, v इज इक्वल टू एन। अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए ना, v इज इक्वल टू एन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 1 में v1 और n1 होगा, स्टेट 2 में v2 और n2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देखो, अमाउंट, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ द गैस डिवाइड करेंगे तो k आएगा। इसका मतलब v1 बाई n1 इज इक्वल टू k। यहाँ पर v2 बाई n2 इक्वल्स टू k। अगर इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि v1 बाई n1 इक्वल्स टू v2 बाई n2। यही है एवोगाड्रोस लॉ, वेरी सिंपल।
ठीक है। चलो, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना पड़ेगा हमको, वो एग्जाम में आता है। 2 एप्लीकेशन है, उसको देख लेंगे, ठीक है। लिखो एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। 2 एप्लीकेशन है जो हमें याद में रखना है, ध्यान में रखना है, और वेरी फेमस है, ठीक है। चलो लिखो एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। नंबर वन एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ में नंबर 1 हम ये लिखेंगे कि वॉल्यूम, ये बता देता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना होगा? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हमने क्लास 9 में सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ है? सीखा हुआ है। ये क्लास 10 में भी आएगा, जब हम केमिकल कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे तब STP भी डिस्कस करेंगे। केमिकल कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। चलो अभी देख लो, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP कितना होता है? 22.4 लीटर, ये है। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है? ये बताता है कि जो वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी जो होता है वो हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। तो ये 2 एप्लीकेशन है एवोगैड्रोस लॉ का, इसको याद रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP फॉर 1 मोला, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज 22.4 लीटर, ठीक है। थोड़ा मिस हो गया था ये। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज 22.4 लीटर, और दूसरा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ये तो है एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। इसको लिख के दीवार पे चिपका दो भाई, काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन भूलना नहीं है, एग्जाम में आएगा, सीधा सीधा लिख देना। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज 22.4 लीटर, और दूसरा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ठीक है। अब यहीं पर एक और डिस्कशन आएगा, कौन सा डिस्कशन? यहीं पर एक और डिस्कशन आएगा, कौन सा डिस्कशन भाई? यहाँ पर एक फेमस क्वेश्चन आता है कि कौन सा गैस या कौन सा एयर भारी होता है, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर, विच वन इज हैवी? यहां पर सीधा सीधा मिस्टेक ये होता है ना, मोस्ट एयर मतलब सर पानी है इसमें, एयर के साथ कौन है भाई? पानी, हाँ सर। और ड्राई एयर मतलब सिर्फ एयर है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, मतलब भारी तो यही होगा, यही आएगा ना दिमाग में पहले। तो ये गलत है भाई, ठीक है ना, ये गलत है। एयर के साथ पानी होगा तो ये भारी हो जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है? देखो लॉजिक से बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनो। जब हम एयर बोलते हैं तो मोस्टली एयर में कौन होता है? मोस्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटा छोटा लिख दिया। मोस्टली एयर कंटेन क्या होता है भाई? N2 होता है, नाइट्रोजन, और उसके साथ ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। और अगर वो मॉइस्ट है तो पानी भी होएगा, ठीक है। लेकिन अगर ड्राई एयर है, ड्राई मतलब पानी नहीं है उसमें, तो कौन कौन होगा? N2 होगा, O2 होगा, और वाटर नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों होगा, ठीक है। अब अगर मैं मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर इक्वल अमाउंट में लूं, समझो मेरा बात को, अगर मैं मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर इक्वल अमाउंट में लूं, मतलब अगर मैं मॉइस्ट एयर का 3 मॉलिक्यूल्स लूं, 3 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, ठीक है, मॉइस्ट एयर का 3 मॉलिक्यूल्स, तो एक मैंने लिया N2, दूसरा मैंने लिया O2, एक मैंने लिया H2, तो 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिया। इसका भी मैं 3 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, एक लूँगा N2, दूसरा लूँगा O2, और वाटर तो नहीं है इसके पास, तो मैं इन दोनों में से किसी को भी एक को उठा लूँगा। चलो N2 को उठा देता हूँ, तो इसका भी मैंने कितना मॉलिक्यूल्स लिया? 3 मॉलिक्यूल्स। अब मैं इन दोनों का डेंसिटी चेक करूँगा कि किसका डेंसिटी हाई है। जिसका डेंसिटी हाई होगा वो भारी होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो हल्का। सर लेकिन डेंसिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे? अपने एवोगैड्रोस बाबा ने हमको फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, तो बताओ ऊपर मिटा दूँ क्या? चलो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। चलो इसका वेपर डेंसिटी चेक करते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28, 14 इंटू 2 28 डिवाइड बाय 2, प्लस इसका वेपर डेंसिटी कितना होगा? 32 डिवाइड बाय 2। इसका वेपर डेंसिटी कितना होगा? 18 डिवाइडेड बाय 2। इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 14 प्लस 32 16 प्लस 18, तो ये 3 नंबर आ रहा है। नंबर देख लो, ठीक है। एक बार इसका अगर मैं डेंसिटी चेक करूँ तो N2 का आएगा तुम्हारा 28/2, O2 का आएगा तुम्हारा 32/2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, और इसका N2 का आएगा तुम्हारा 28 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड करूँगा 14 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा 16 आएगा, 14 आएगा। इसका मतलब 14 प्लस 16 प्लस 14। चलो बताओ कौन सा ज़्यादा आ रहा है? ओह 18 डिवाइड बाई 2, आई एम रियली सॉरी भाई। 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9, है ना। चलो अब बताओ किसका वेपर डेंसिटी हाई है? देखो 14 16 9, 14 16 14, इसका वेपर डेंसिटी हाई है, इसका वेपर डेंसिटी हाई, इसका वेपर डेंसिटी लो। तो भारी कौन होगा? ये वाला भारी होगा ना। हाँ समझे, जिसका वेपर डेंसिटी, जिसका डेंसिटी हाई होता है वो भारी होगा। अब तुम बोलोगे सर हमने यहाँ पर N2 लिया ना इसलिए भारी आया है, O2 डालो तो। चलो O2 लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 16, और भारी हो जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए जो ये ड्राई एयर होता है जिसमें वाटर नहीं होता है वो भारी होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। चलो ये ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन है बढ़िया, इसको कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कर लो। हो गया। चलो ज्योग्राफी में भी एक फेमस क्वेश्चन आता है इसका। कौन सा फेमस क्वेश्चन सर? हमने तो नहीं सुना है। आता है हॉट एयर एंड कूल एयर कौन सा भारी होता है? तो तुम लोग बोलोगे अरे सर जब हम लोग घर बनाते हैं ना तो ऊपर में वेंटिलेटर बनाते हैं, वेंटिलेटर। और ये वेंटिलेटर काहे बनाते हैं? ताकि यहाँ से गर्म हवा जाए, और खिड़की से क्या आए भाई? ठंडा हवा, है ना। इसका मतलब हॉट एयर ऊपर जाता है और कूल एयर नीचे आता है। इसका मतलब कूल एयर भारी होता है और हॉट एयर, अरे यार ये लोअर क्लासेस में था भाई, लाइट होता है तभी ना ऊपर जाएगा, हल्का होगा तभी ना ऊपर जाएगा। अरे यार तुमको नहीं आया? आया? ठीक है। देखो तो कूल एयर मतलब क्या? ठंडा, ठंडा हवा। हॉट एयर मतलब गर्म, गर्मी के मौसम में ना, याद करो जब समर सीजन होता है तब हाथ ड्राई नहीं होता है, लेकिन विंटर सीजन में हाथ ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म सीजन में, हॉट सीजन में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, हॉट एयर में वाटर वेपर होता है। याद करो हॉट एयर में वाटर वेपर होता है, लेकिन कूल एयर में वाटर वेपर नहीं होता। इसीलिए ठंडा का मौसम में ड्राई हो जाता है हाथ। क्यों? मॉइस्चर ही नहीं है, ठंडा हवा है, ठंडा हवा में मॉइस्चर नहीं होता है। तो कूल एयर मतलब ठंडा हवा, ठंडा हवा भारी होता है। हॉट एयर वाटर वेपर होता है इसीलिए लाइट होता है। देखो वाटर वेपर होगा तभी ना लाइट होगा। ये हल्का होगा और ये हैवी। ठीक है, समझो यार ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करो। 2x में देखो एक बार, 4-5 बार, एक बार देखो, तुवारा देखो, तिवारा देखो, चौकारा देखो, ठीक है, बार बार देखो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर पानी में वाटर वेपर है तो वो हल्का होगा। क्यों? वेपर डेंसिटी कम होता है। और अगर ड्राई एयर है तो वो भारी होगा। क्यों? वेपर डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो इसको सेंटेंस में लिख दूँ क्या? चलो एक बार सेंटेंस में लिख देता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, चलो सेंटेंस में भी लिख लो। सिर्फ ड्राइंग बनाने से मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा ना। लेकिन ड्राइंग फिजिकल साइंस में जहाँ भी मौका मिले घुसा दो भाई, ड्राइंग घुसाओ भाई। चलो लिखो कि moist air is lighter moist air is lighter than dry air as average vapor density। इसको पूरा लिखना एग्जाम में। एवरेज vapor density of moist air is less than the average vapor density of dry air as shown below। तो यहाँ पे लिखना
मॉइस्चर मोस्टली कंटेन वही जो हमने किया था पिछली बार। मोस्टली कंटेन कौन कौन होता है, N2O2 H2O, और ड्राई एयर मोस्टली कंटेन N2O2। और इसका तुम एवरेज निकालना, इसका भी एवरेज निकाल के दिखा देना। इसका आएगा 14 + 16 + 9, इसका आएगा 14 + 16 + 14। तो इसका वेपर डेंसिटी क्या आ रहा है, हाई, और इसका वेपर डेंसिटी लो। समझे कि नहीं भाई, वेरी लॉजिकल है, ठीक है। इतना ध्यान से तो बुक पढ़ोगे तब भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देख लेना इसका 3-4 बार, ठीक है, हल्के में मत लेना। फिजिकल साइंस देखने में एकदम 3-4-5 पन्ने का है, लेकिन जितना डीप कॉन्सेप्ट होता है मज़ा आ जाता है, मज़ा, ठीक है। चलो हुआ इतना, कॉपी करो। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।